जय हिंद दोस्तों, व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 15 देखेंगे, जो एडुटेरिया बुक वॉल्यूम 2 का अंतिम सेट है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो सामान्य दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और शीतकालीन मानसून का प्रवाह इसके जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और शीतकालीन और हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून ही अधिक वर्षा करवाता है भारत में दोस्तों। हम लोग देखेंगे संरचना दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा भारत का ये मान लीजिए कि मैप है हमारा, और ये इधर से प्रवाह इसका होता है दोस्तों, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून का। और यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह होता है इसका, है ना, उत्तर पूर्व की ओर इसका प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो रोहतास में नहीं पाई जाती दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला, है ना, का सही क्रम क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन, जू जूप्लेक्टन और क्रेफिश, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क प्रारंभ किया गया है? तो वह है दोस्तों इको मार्क। यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा वर्ष 1991 से प्रदान किया जाने लगा है ना। और यह पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला हॉलमार्क है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जबलपुर, इसमें शहर दिया हुआ दोस्तों और नदी के किनारे बसा शहर है। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि जबलपुर सोन नदी के किनारे अवस्थित नहीं है दोस्तों, यह नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। बाकी सारा ऑप्शन हमारा सही है, तो यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो आदिवासी और अवस्थिति उनकी कहाँ है? तो भील जनजाति निवास करते हैं दोस्तों राजस्थान में, है ना। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, और लिम्बू जनजाति जो कि सिक्किम में निवास करते हैं। कोन्याक जो जनजाति है वो नागालैंड में निवास करती है। भील जनजाति राजस्थान में भी पाया जाता है दोस्तों, गुजरात में भी पाया जाता है ना, और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है ना, और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है दोस्तों, है ना। तो इसमें से राजस्थान दिया हुआ था, तो भील जनजाति राजस्थान में भी निवास करती है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला, पृथ्वी के परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है निकेल और फारस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पृथ्वी की आंतरिक परत को हम लोग यदि देखेंगे दोस्तों, तो ये मान लीजिए पृथ्वी है हमारा, तो ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। और यह 3 भागों में बटा हुआ दोस्तों, है ना। पहला भाग जो हमारा क्रस्ट कहलाता है, जो कि हमारा सी से डिनोट करते हैं, ये हमारा मेंटल है, और ये हमारा कोर है दोस्तों, है ना, कोर है। तो हमारा क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी जिसको बोलते हैं दोस्तों, भूपर पट्टी, जो कि हमारा बना होता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से, है ना। और ये मेंटल हमारा है दोस्तों, तो यह सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक है। और यह जो हमारा कोर है दोस्तों, यह निकेल और फेरस यानी कि आयरन से बना होता है ना। तो यह इसी के बारे में पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की हमें उत्तर नहीं गुजरती है दोस्तों, तो वह है कि आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और हम लोग यह जो है स्वयं उत्तर रेखा, भारत की मानक समय रेखा, जिसे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं दोस्तों, पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, है ना। यह जो है सो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है दोस्तों, और उड़ीसा से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, है ना। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का में सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, तो मेडागास्कर द्वीप जो है सो सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। निहारिका क्या है दोस्तों? तो यह एक धूल गैस और प्लाज्मा का बादल है निहारिका। अगला प्रश्न है, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो यह अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है दोस्तों?
है ना। तो गारो पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा है, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भी मेघालय पठार का हिस्सा है, जबकि भुवन पहाड़ी इसका अंश नहीं है दोस्तों। या तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यह भुवन पहाड़ी दोस्तों असम में अवस्थित है और यह बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी है दोस्तों, भुवन पहाड़ी, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्म को सुमेलित करना है दोस्तों। तो काल नारायण पहाड़ी जो है सो कर्नाटक में अवस्थित है, यह सुमेलित नहीं है दोस्तों, यह तमिलनाडु में अवस्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में, है ना। लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं अवस्थित है दोस्तों, यह मिजोरम में अवस्थित है, मिजोरम में अवस्थित है ना। और अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ग्वालियर की पहाड़ियां जो है सो महाराष्ट्र में अवस्थित है, यह भी बात सही है दोस्तों। यह हमारा अतः हमारा 3 और 4 ऑप्शन नंबर सही पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा मेल खाता है ना। तो 3 और 4 हमारा मेल खा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों के अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं, है ना। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि 52 व्यक्ति जो है सो निवास करते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों मिजोरम में, और 86 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं सिक्किम में। या तो हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है ना। तो यह विशाखा दत्त के मुद्राक्षस में मिलता है दोस्तों, मुद्राक्षस में मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते थे, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यह ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, है ना। और जैन धर्म में अजित नाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर बने थे, और उसके बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर बने थे, यह भी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। यह था हमारा 2 और 3 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। हम लोग यदि देखेंगे दोस्तों तो पार्श्वनाथ पहले जो है सो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, पार्श्वनाथ, ठीक है, ठीक है। और यह जैन धर्म के सिद्धांतों के उपदेश देने वाले दिगंबर नहीं कहलाते थे दोस्तों, यह तीर्थंकर कहलाते थे, तीर्थंकर कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ये इसका गलत था और 2 और 3 सही उत्तर था। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। तो वह थे दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी गई है दोस्तों। तो वह है कथा सरित सागर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यह हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी गई है, यह गुणाढ़ की रचना मानी गई है दोस्तों, गुणाढ़ की रचना मानी गई है ना। अगला प्रश्न है, नरमपंथी और संबंधित संगठन को जो है सो इसमें से देखना है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि आनंद मोहन का संबंध इंडियन एसोसिएशन से है, यह बात सही है। जस्टिस एमजी रनाडे का संबंध पूना सार्वजनिक सभा से, यह भी ऑप्शन सही है। और जी सुब्रमण्यम अय्यर जो कि मद्रास महाजन सभा से है, यह भी ऑप्शन सही है। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से थे, यह भी बात सही है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी। तो 1620 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था पटना में दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा पहला फैक्ट्री। लेकिन यह 1621 ईस्वी में यह बंद हो जाता है, और यह पुनः 1651 ईस्वी में गुलजार बाग में प्रारंभ किया जाता है दोस्तों, गुलजार बाग में इसका प्रारंभ किया जाता है ना। गुलजार बाग में अवस्थित वह जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था दोस्तों, उसे अभी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। तो
इसका मुख्य कारण देखेंगे हम लोग तो वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया था, जिसके कारण हुमायूं हार गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, है ना। तो वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। वर्ष 1927 में उन्होंने अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है दोस्तों, अमरावती के अंबा देवी मंदिर में सत्याग्रह प्रारंभ किया था, प्रवेश आंदोलन शुरू किया था अमरावती में, है ना, अंबा देवी मंदिर में, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का दो बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो वह थे दोस्तों विलियम वेडरबर्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यदि देखेंगे दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे तो वह थे जॉर्ज यूले, जो कि 1888 ईस्वी में बने थे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनकी भाषा को सुमेलित करना है। तो अल हिलाल का संबंध है दोस्तों उर्दू से। ऑप्शन नंबर 2, केसरी मराठी में प्रकाशित होता था, और स्वदेश मित्रन जो कि हमारा तमिल में जो सो प्रकाशित होता था, समाचार दर्पण जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस वायसराय का कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था दोस्तों? तो वह थे सर शंकर नायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में होता है दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर भी नाइटहुड के उपाधि जो है सो जो मिला था इन्हें, वह भी वापस कर देते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो वह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? तो वह था नाजी पार्टी दोस्तों, जो कि एडोल्फ हिटलर का पार्टी था, नाजी पार्टी। क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच चला दोस्तों? तो यह एक सैन्य युद्ध था जो कि 1853 से 56 के बीच चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कायाकल्प योजना जो कि स्वच्छता मिशन का एक अतिरिक्त योजना है दोस्तों, है ना। वो स्वच्छता मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए कायाकल्प योजना का प्रारंभ किया गया है। तो वह किया गया दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। यह 2015 में इस योजना का शुरुआत किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में इसे जो है सो किया गया है दोस्तों। यह टील कार्बन अध्ययन में मीठे पानी की आर्द्र भूमि की कार्बन भंडारण क्षमता और जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका का अध्ययन करना है ना। अगला प्रश्न है, लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो केंजा लाइली, जो कि एक मोरक्को की जो है एआई है, मोरक्को की एआई है, जो कि विश्व की पहली मिस एआई बनी है। अगला प्रश्न है, 6वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे केरल ने लगातार दूसरी बार जो सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, यह बात सही है। तमिलनाडु दूसरे व जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा, यह भी बात सही है दोस्तों। यह सूचकांक FSSAI द्वारा 2019 से जारी किया जा रहा है, यह भी बात सही है दोस्तों। ऐसा हमारा इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है दोस्तों जेनी
एरपेन बेक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और यह एक जर्मनी लेखिका हैं और यह प्रथम जर्मनी लेखिका हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कृति है दोस्तों कैरोस। कैरोस इनकी कृति है जिनके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो वह देश राज्य है दोस्तों सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, यह बात सही है दोस्तों। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। और G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में जो है आयोजित किया गया था, यह भी बात सही है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और इसकी G7 की स्थापना देखेंगे दोस्तों तो यह 1973 में इसकी स्थापना होती है ना। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले उम्रदराज भारतीय महिला है ज्योति रात्रे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यह 55 वर्ष की महिला है दोस्तों, जो कि सॉरी दोस्तों, यह 55 वर्ष की महिला है दोस्तों ज्योति रात्रे, है ना, 55 वर्ष, है ना। और इनका संबंध मध्य प्रदेश से है दोस्तों, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में 1000 दिन, जो कि सबसे अधिक दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इनका संबंध रूस से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यह अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं विश्व के, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? तो वह चीन ने जीता है दोस्तों। और दोनों वर्गों में इंडोनेशिया को हराया है, चाहे वो थॉमस कप हो चाहे वह उबेर कप हो, है ना। अगला प्रश्न है, राज्य और राज्यपाल को सम्मिलित करना है, तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा, ऑप्शन नंबर 2। सिक्किम के राज्यपाल देखेंगे दोस्तों तो वह हैं ओम प्रकाश माथुर। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना, तो महोत्सव और राज्य, तो बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मेघालय में मनाया जाने वाला त्योहार है। और लोंगटे महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। नुआखाई जो कि नया अनाज को खाने का त्योहार है दोस्तों, यह उड़ीसा में मनाया जाता है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीकों का प्रयोग करना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो वह है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों, तो इसमें से देखेंगे स्पेन जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है, यह बात सही है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी दोस्तों, यह भी बात सही है। और इसकी स्थापना 2015 में होती है। और इसका मुख्यालय देखेंगे तो भारत में स्थित है दोस्तों, और वह गुरुग्राम में अवस्थित है। और गुरुग्राम हम लोग देखेंगे दोस्तों तो गुरुग्राम हमारा हरियाणा में अवस्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में। तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर दोनों इसका सही उत्तर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो वह है बांका और पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों, जिन्हें कि अब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला को सशस्त्र
बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है दोस्तों आरती सरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? कौन सम्मिलित होते हैं दोस्तों? तो संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं कि सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं से सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है दोस्तों? तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह इसका विशिष्ट नहीं है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है स्वायत्तता या फिर भागीदारी से अधिक लोगों तक, भागीदारी को अधिक लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही कटौती प्रस्ताव होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, लोकसभा में दोस्तों कहाँ पे? लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों, तो यह एससी और एसटी दोनों के लिए है दोस्तों। अनुसूचित जातियों के लिए भी और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में। और विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में देखेंगे दोस्तों तो यह अनुच्छेद 332 के तहत जो है सो विधानसभा में एससी और एसटी को जो है सो आरक्षण प्राप्त है विधानसभा में। ठीक है। और यदि हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लोकसभा में हम लोग देखेंगे कि एससी को 84 सीट प्राप्त है ना? एससी को 84 सीट प्राप्त है, जबकि एसटी को अभी 47 सीट प्राप्त है दोस्तों आरक्षण के तहत। 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित है और एससी के लिए 84 सीट आरक्षित है लोकसभा में, है ना? अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है दोस्तों? तो केवल यह प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि जिसे हम लोग सीएजी कहते हैं। और इसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। और भारत में वर्तमान समय में सीएजी देखेंगे दोस्तों तो के संजय मूर्ति हैं। के संजय मूर्ति जो है सो वर्तमान में भारत के सीएजी हैं। ठीक है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया दोस्तों? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और यह 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया था दोस्तों, और 1978 ईस्वी में हटाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों के संघ जिसमें केंद्र की को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह कनाडा से लिया गया है दोस्तों। यह हमारा इसका ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया था दोस्तों? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था। और यह सम्मिलित कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को शामिल किया गया था, है ना? अगला प्रश्न है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो वह है वानिकी और मत्स्यिकी सम्मिलित नहीं है ना? ऑप्शन नंबर
ये 3 नंबर जो है सो सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर 3, है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो तृतीय स्तर में हम लोग जानते हैं यह सेवा का क्षेत्र होता है, जिसमें कि इसमें से व्यापार एवं परिवहन भी आता है, होटल भी इसमें आता है दोस्तों, यह भी हमें सेवा प्रदान करता है, परिवहन भी सेवा प्रदान करता है, संचार और बैंकिंग और बीमा भी हमें सेवा प्रदान करता है। यह दोनों जो है सो हमारा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि वानिकी और मत्स्यिकी हमारा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहा। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है दोस्तों? तो गठित की गई थी तो वह हाशिम समिति गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन यह उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है दोस्तों? तो वह है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसकी स्थापना देखेंगे सीएसओ की दोस्तों, तो स्थापना इसकी 1951 ईस्वी में स्थापना होता है ना, सॉरी 1951 ईस्वी में इसका स्थापना होता है ना। इसका मुख्य कार्य है डेटा का समन्वय। हालांकि अभी ये एनएसएसओ के साथ मिलकर कार्य करता है हमारा सीएसओ जो है सो कार्य करता है एनएसएसओ के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे ग्रामीण रोजगार का संबंध SJSRY के साथ संबंध नहीं है दोस्तों। दरअसल हम लोग देखते हैं SJSRY, यह है दोस्तों S फॉर स्वर्ण, जे फॉर जयंती और एस फॉर शहरी, आर फॉर रोजगार और वाई फॉर योजना। यह जो है दोस्तों शहरी क्षेत्र में स्थित, शहरी क्षेत्र में बसे हुए, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने की एक योजना थी, जिससे हम लोग SJSRY के नाम से जानते हैं। यह ग्रामीण रोजगार से संबंधित नहीं था दोस्तों। यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? तो यह था हमारा इसका सही उत्तर होगा एकीकृत ग्रामीण विकास जो है सो शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यह 1978 में जो है सो शुरू किया गया था दोस्तों। यह 1978 में बना था, लेकिन यह 1980 में लागू हुआ था दोस्तों, है ना। और वैसे भी हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखेंगे दोस्तों, तो यह 1980 से हमारा 85 है ना, 1980 से 85 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है दोस्तों? तो मैग्नीशियम हमारा पादप का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न, तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन से हैं? तो यह है दोस्तों, इसका एक कभी कभी एटॉमिक भार 35 होता है और कभी कभी 37 होता है। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक भार बराबर क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें से जिसमें 35 रहता है दोस्तों, उसमें से हम लोग देखते हैं कि प्रोटोनों की संख्या 10 रहती है और न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे दोस्तों तो 8 रहता है। इसमें सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है, 17 और 18 रहता है दोस्तों। 17 प्रोटॉनों की संख्या रहता है और 18 न्यूट्रॉनों की संख्या रहता है। जब लेकिन 37 हो जाता है दोस्तों, तब यही संख्या 17 और 20 हो जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में से कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? वह है दोस्तों लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्लोराइड का जो है सो उपयोग किया जाता है कागज के विरंजन में। अगला प्रश्न है, एक्सरे जिसका खोज रोजंटन ने किया था का उपयोग किया जाता है दोस्तों किस में? तो हम लोग इसमें से देखेंगे कि
किसी मशीन के दो धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए, सही है। क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए भी हम लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं, या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ओजोन क्षेत्र जो कि अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से सीएफसी गैसों के कारण होता है, ओजोन परत में छिद्र, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हवा में पानी से जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए, है ना, तो प्रकाश के लिए इसकी तरंग दर और वेग दोनों कम हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो कैप्सिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मनुष्यों के श्वास लेने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र तो शामिल है, पसलियों की मांसपेशी भी शामिल है और डायफ्राम भी शामिल है। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी कोड कितने अलग अलग प्रकारों के एमिनो अम्ल निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो 20 विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल निर्दिष्ट किए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर स्थापित क्यों किया जाता है दोस्तों? ताकि वह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भागों को ठंडा कर सके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप गर्मी खो सकता है दोस्तों? तो किसके किसके द्वारा खो सकता है? तो यह है दोस्तों चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फुट रोट रोग जिसको हम लोग जानते हैं खुर सड़न रोग के नाम से जानते हैं दोस्तों, यह किस कारण से होता है? तो यह बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह नोडोसस बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। नोडोसस बैक्टीरिया, इसका और भी नाम है दोस्तों, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए नोडोसस बैक्टीरिया याद रखेंगे तो हम उसको याद रख पाएंगे। जानवरों की हड्डियों और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम फॉस्फेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता दोस्तों? तो आरबीसी और प्लेटलेट्स में हमारा केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। यह था हमारा 2 और 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुपर कूलिंग एक तरल को डैश तक ठंडा करने पर होता है दोस्तों? तो हिमांक से नीचे तक ठंडा करने पर हमारा सुपर कूलिंग हो जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्तों सुपर कूलिंग जिससे कि हम लोग किसे कहते हैं? तो किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाए उससे जो है सो हम लोग उसका ताप हिमांक से नीचे कर देते हैं, तो वही हमारा सुपर कूलिंग कहलाता है। किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाए उसका ताप हिमांक से नीचे करना ही सुपर कूलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह बात सही है। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह ऑप्शन गलत है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बात सही है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 1 व 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा तो उल्टा और वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, CO2 निम्न में से किस प्रकार का संकरण पाया जाता है CO2 में? तो sp संकरण पाया जाता है CO2 में, है ना। ईस्ट का उपयोग जो है सो वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि यह उत्पादन करता है दोस्तों, क्या उत्पादन करता है? तो अल्कोहल का अवायवीय रूप से जो है सो इसका उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो हम लोग जानते हैं कि हॉकी से है। अगला प्रश्न है, मॉस्किटो तट किस देश में अवस्थित है? तो होंडुरास और निकारागुआ में अवस्थित है दोस्तों मॉस्किटो तट। अगला प्रश्न है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और यह 16 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना होती है ना। और यह स्थापना इस वजह से होती है दोस्तों क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध
को समाप्त करके और आगे कोई ऐसा विश्व युद्ध नहीं हो, इस वजह से यूनिसेफ की इसी उद्देश्य के साथ स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, खाली स्थानों को प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है, तो ही वाज जेलस डैश हर सक्सेस, तो जेलस ऑफ लगता है दोस्तों, जेलस ऑफ हर सक्सेस, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा इसमें। हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है, तो यह पुरुषों और महिलाओं के कार्यों को समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर बांटा गया है, यही दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है, तो यह कैमूर में मनाया जाता है दोस्तों, है ना, कैमूर यानी कि भभुआ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक शब्द का विशेषण क्या है दोस्तों, तो सांस्कृतिक इसका विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है दोस्तों अनिवार्य, और इसका सिनोनिम पूछा गया दोस्तों यानी कि सेम वर्ड, तो वह रिक्वायर्ड जो कि आवश्यक होता है इसका हिंदी मीनिंग। और यूजफुल का उपयोगी, एग्रीएबल का मतलब सहमति और क्लोज का मतलब बंद होता है, तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण है, तो लड़का हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लड़का से पूरे लड़के जाति का बोध होता जाता हमारा लड़का जातिवाचक संज्ञा है, और इसी से बना है लड़कपन, तो यह हमारा भाववाचक संज्ञा है, जाता हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चुनिए, तो वृत्यानुप्रास ऑप्शन नंबर सी इसका सही वर्तनी है। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ गिवन सेंटेंसेस, तो ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, अतः हमारा सब्जेक्ट इसमें यूज हो रहा है दोस्तों, हैड यूज हो रहा है, और प्लस में बीन यूज हो रहा है, प्लस V4, और प्लस में ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और यह दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है सो इसका उदाहरण है, यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न गणित का दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे, और हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सफलता की हर ऊंचाइयों को छुएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।